हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिवीजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से हम सभी लोग टाइटन मेंस के बैच में मेंस के टॉपिक जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पहली क्लास कंप्लीट किया होगा और उसमें जो हमने रूल्स बताए हैं, उम्मीद करते हैं वो रूल्स आप सभी लोगों के कॉपियों में देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले की क्लास में हमने आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के बारे में बात किया था और उम्मीद करते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से उसके स्ट्रक्चर और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही बेस्ट तरीके से उसका आंसर लिख पाएंगे। साथ में हमने आपको लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ाया था और उम्मीद करते हैं लाइसोसोम के बारे में भी आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाएंगे। अब इस एग्जाम में आपको अपने आप को साबित करने का मौका है। आप में से जितने लोग हैं, जब मेंस की कॉपी लिखें तो आपकी कॉपी टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जामिनर का दिल जीत सकें और वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पैटर्न आपसे 20 क्वेश्चन की डिमांड करता है और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आप समझ सकते हैं कि 20 टॉपिक से हो सकते हैं। जैसे कि हम आपकी क्लासेस को 2 टाइम कंटिन्यू करेंगे, इसमें से मॉर्निंग के टाइम कंटिन्यू कर रहे हैं और इवनिंग के टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग अपने फोल्डर में चेक करेंगे तो आपको फोल्डर में मिला होगा जी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, प्लस आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने 2 टॉपिक को कंटिन्यू किया है। इसमें हमने आपके सिलेबस से जो आपका प्री का सिलेबस था वही आपके मेंस का सिलेबस है। आप समझिएगा, वही मेंस का सिलेबस है, मेंस सिलेबस भी वही है, बस इसमें राइटिंग पैटर्न है। मेंस आपका रिटन है। रिटन मतलब ये नहीं कि मतलब जो है आप कुछ भी लिख करके चले आए। रिटन का मतलब ये है कि आपकी जो आंसर राइटिंग हो, जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग आपकी क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। सिंपल आंसर राइटिंग मतलब जो आप सेंटेंस यूज करेंगे वो वेरी वेरी सिंपल टाइप के सेंटेंस यूज करेंगे। साथ में जो मैटर होगा वो एडवांस टाइप का होगा। मैटर आपका एडवांस टाइप का होगा। एडवांस टाइप क्वेश्चन में बस उतना लिखना है जितना वो डिमांड करते हैं। हमने पहली क्लास में आपको सबको समझाया है कि क्वेश्चन जो होगा वो आपका 125 वर्ड का है, जिसके लिए हमने लाइंस बताई हैं कि इतने लाइंस में आपको लिखना है। दूसरा आपका 200 वर्ड्स है। ये आपको दोनों को हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि आपको कितने लाइंस में आंसर लिखने हैं। एक अच्छे से कॉपी की बात किया था हमने कि आप अपनी कॉपीज में किस तरीके से जो मेंस की कॉपी होती है, उस मेंस की कॉपी में हमने बताया था A4 साइज का पेपर होता है, दोनों तरफ लाइन खींची होती है। इस लाइन के बाहर कुछ नहीं लिखना होता है, इस लाइन के बाहर कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो एग्जामिनर यहीं पर कॉपी चेक करता है और यहीं पर आपको नंबर देता है। हमने आपसे कहा था कि जब आप 125 वर्ड के आंसर लिखें तो आपको 2 पेज कम से कम मिलेगा 125 वर्ड के आंसर लिखने के लिए। जी, एक एवरेज रखें। मान लीजिए हमने यहां पर आपके सामने 3 पेज ओपन किया है। एक पेज ओपन किया, दूसरा पेज ओपन किया, तीसरा पेज ओपन किया, 3 पेज हमने आपके सामने ओपन किया। जो आपका 125 वर्ड का होगा, जो क्वेश्चन आपका 125 वर्ड का होगा, क्वेश्चन 125 वर्ड्स, जो क्वेश्चन 125 वर्ड्स के होंगे उस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को यहां तक की जगह मिलेगी।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा रहेगा, अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा रहेगा, आप कॉपी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखा रहेगा। फिर 2 पेज के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखे रहेंगे। आज हम सभी लोग उस दिन शुरुआत कर रहे हैं जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, और उम्मीद करते हैं मॉर्निंग की क्लास में आप सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस मना लिया होगा। इस आशा के साथ ये क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आने वाले गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी लोग अपने स्कूल में होंगे और गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और सेलिब्रेशन का आइडिया हम आपको दे देंगे कि किस तरीके से आपको सेलिब्रेट करना है। पर्ची निकालने वाला गेम हम आपको सिखा देंगे कि पर्ची निकालने वाला गेम भी अपने स्टूडेंट्स में इंक्लूड करके रखना है। पर्ची को फोल्ड करके रखना है, सेल बायोलॉजी की खोज किसने की थी। पर्ची को फोल्ड करके रखना है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। पर्ची को फोल्ड करके रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अपने स्टूडेंट से कुछ इस तरीके से आप सभी लोग इंटरेक्ट होंगे, और उम्मीद करते हैं आने वाले साल में 2027 में 26 जनवरी के दिन आप सभी लोग अपने स्कूलों में एज अ टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और उसी दिन से आप फेमस हो जाएंगे अपने स्कूल में अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छी एक्टिविटी के लिए, और अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए भी। क्योंकि 26 जनवरी आते आते आप सभी लोगों को कई महीनों की सैलरी मिल चुकी होगी, और उम्मीद करते हैं जब सैलरीज आना शुरू हो जाएंगी तो अपने आप से आप सभी लोगों का सोचने का, समझने का, सोसाइटी में रहने का, सारे एक तरीके से सलीके जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इस मकसद से हमने आपको गणतंत्र दिवस के दिन ही क्लास को कंटिन्यू करने का सोचा, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये बात पता थी कि आज से हमारी मेंस राइटिंग शुरू हो जाएगी। तो पेपर कुछ इस तरीके से होगा, और आपको बेस्ट तरीके से अपना आंसर राइटिंग करना है, और अपने प्रीलिम्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलना है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी लोगों को जानते रहना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोटिस करके रखना है कि हम सभी लोग मॉर्निंग की क्लास में एनिमल फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी को शुरू किया है। एनिमल फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी को शुरू किया है। मॉर्निंग की क्लास में एनिमल फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी 2 टॉपिक हमने यहाँ पर शुरू किया है। हर रोज हम सभी लोग मॉर्निंग में यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखा करेंगे, एक एनिमल फिजियोलॉजी का और एक सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन लिखेंगे। ये हमारा मॉर्निंग का टाइम टेबल है जी, मॉर्निंग का टाइम टेबल है। और इवनिंग के समय हमने सोचा है कि आपके टॉपिक में शुरू करते हैं नॉन कॉर्डेटा, आपके टॉपिक में शुरू करते हैं नॉन कॉर्डेटा जी, और साथ में शुरू करते हैं यहां पर टैक्सोनॉमी। नॉन कॉर्डेटा और टैक्सोनॉमी, नॉन कॉर्डेटा और टैक्सोनॉमी को शुरू करते हैं। तो ये हमारा इवनिंग का समय होगा जी, इवनिंग के समय। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस टाइम टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए। मतलब हमने आपके 4 टॉपिक को शुरू किया है, हमने आपके 4 टॉपिक को शुरू किया है, एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, नॉन कॉर्डेटा, टैक्सोनॉमी। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब बैकबोन है। इसी तरीके से हम सभी लोग धीरे धीरे अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और आंसर राइटिंग पर फोकस करते हुए एक स्टैंडर्ड लेवल का मैटर हम आप तक पहुंचाएंगे। कैसे आंसर राइटिंग करनी है आप सभी लोग हमारे साथ सीखेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें आपसे बात करनी है, आज की क्लास में हमें आपसे बात करनी है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। आप सभी लोग हेडिंग करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां से क्वेश्चन जो बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। एक नजर हम आपको उन क्वेश्चंस का दिखाना चाहते हैं जिन लेवल पर जाकर के हमें प्रैक्टिस करनी है। हम सभी लोग एक नजर क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी, पीडीएफ इस क्वेश्चन की मिल जाएगी। सेल बायोलॉजी से और एनिमल फिजियोलॉजी से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। खास करके लोक सेवा आयोग पिछले एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछता रहा है, आपने देखा था एलटी के एग्जामिनेशन में जिस रूटीन पर हम सभी लोग चले थे, उस रूटीन के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में आप कह सकते हैं कि 120 में से 117 क्वेश्चन आपको डिक्टो मिले थे। वही सेम कंडीशन, वही सेम
रूल को फॉलो करते हुए एक एडवांस लेवल तक हम सभी लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मेंस में भी हमारे इसी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए और हम आंसर बेहतरीन तरीके से लिख पाएं। हमारा टारगेट है कि जो आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने को सभी लोग लिखेंगे, लेकिन जब आप जो क्वेश्चन लिखें उसकी एक ग्रेविटी होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एग्जामिनर के दिमाग पर आपकी कॉपी का असर दिखना चाहिए। अगर ये असर आप दिखा सकें पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, तो अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मिनिमाइज होता है, अगर कम इफेक्टिव होता है, तो एग्जामिनर उसका ज्यादा मार्क्स आपका नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप फिर दमदारी से लिखे होंगे। तो इस तरीके से जब आप इस रूटीन में आएंगे तो आपको सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से हमने कलेक्ट किया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो चीजें आपसे पूछा है, मतलब ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है। ये कितने वर्ड का है? ये 200 वर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये 200 वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें इन दोनों मैटर में आपके पास सफिशिएंट मैटर होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। इसका मतलब इसको आपको 3 पेज में लिखना है। इसका मतलब इसको आपको 3 पेज में कंप्लीट करना है, और हम आशा करते हैं कि आप आसानी से 3 पेज में इसे कंप्लीट कर लेंगे। अभी भी आपके पास ये वैल्यू है कि आप इसको 3 पेज में लेके जा सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड पे हम चलेंगे, जिससे हम सभी लोग बात करेंगे कि किस तरीके से क्या मैटर इसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। एनिमल फिजियोलॉजी का प्रश्न है जी। गिव अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है कि ब्लड में ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपसे आप कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 बातें पूछी गई हैं। तो किस तरीके से इसे लिखना है, किस तरीके से समझना है, उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन का केमिकल कंपोजिशन बताना है। एंड थ्रो लाइट ऑन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिएगा, यहां पर आपको फिल्ट्रेशन के बारे में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इन द किडनी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन का एक तरीका है डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यहां से ये भी आपसे क्वेश्चन कितने मार्क्स, कितने नंबर, कितने वर्ड का है? ये भी आपका 200 वर्ड का है। 200 वर्ड्स का ये भी प्रश्न है, क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन के बारे में बताएंगे और एब्जॉर्प्शन इन किडनी के बारे में बताएंगे, तो वो नेफ्रॉन वाला डायग्राम जिसमें आपने एरो बना के दिखाया था, वो डायग्राम यहां पर इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके सारे पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन के लिए हैं वो हम सभी लोग सीखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, एनुमरेट हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जी, कह रहे हैं कि केवल इसमें आपसे पूछा है एनुमरेट, पीयूष ग्रंथि के अंतःस्रावी हार्मोनों की परिगणना कीजिए और संक्षेप में इनके कार्यों को वर्णन करिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के केवल हार्मोन्स के बारे में, मतलब 2 हार्मोन्स आपको बताने हैं, किसके? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, और 6 हार्मोन बताने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंस है, और आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ माइटोसिस। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेल साइकिल, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ माइटोसिस, एनुमरेट मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मतलब एक अच्छा सारांश आपको पता होना चाहिए। हम तो ये समझ करके मेंस की क्लास आपको कंटिन्यू करेंगे कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने एनिमल फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी शुरू किया है, तो एक क्वेश्चन आप एनिमल फिजियोलॉजी से, एक क्वेश्चन आप सेल बायोलॉजी से जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। एक क्वेश्चन नॉन कॉर्डेटा से, एक क्वेश्चन टैक्सोनॉमी से, मतलब 4 क्वेश्चन पर हम सभी लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो इस हिसाब से हम सभी लोग चलेंगे, जिससे चारों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकें। अगला है आपसे, डिस्क्राइब इन डिटेल द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, हाउ आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड थ्रू देम। यहां पर आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है। किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्क्राइब इन डिटेल द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के नेचर के बारे में बताना है। हाउ आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट थ्रू देम।
इसमें आपको पूरे चैनल्स, पूरे कैरियर्स, प्रोटीन्स और किस तरीके से किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका लगभग 200 वर्ड में जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ मसल्स। कह रहे हैं कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ मसल्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। और आपको जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाया था कि किस तरीके से मसल्स के जो बैंड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पूछा है। तो यहां पर हम सभी लोग मसल्स के बारे में यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देख करके ऐसा लग रहा होगा कि आप सारे क्वेश्चन से परिचित हैं, लेकिन क्या लिखना है बस उसी को संभालना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। 125 वर्ड के क्वेश्चन में आया है। आपके अपनी कॉपी में चेक करेंगे तो हमने बहुत अच्छे से आपको कराया है जी कि गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को अलग से कराया है, लेकिन यहां पर थोड़ा और स्टैंडर्ड में चलेंगे और आपके लेवल का समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीजें होती हैं जी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज। सेल मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडीज भी पूछा जा सकता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ दीज टू ऑर्गेनेलिज। इन दोनों ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को भी समझाएं और बताएं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को भी पूछा गया है। राइट हाउ ब्रीदिंग रिफ्लेक्स इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। जब ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो जब हम इस टॉपिक पर चलेंगे तो क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी होगी। व्हाट आर एंजाइम्स। एक क्वेश्चन ये काफी अच्छा चल रहा है। एंजाइम्स कई बार पूछा गया। मुझे लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आपको एंजाइम्स का देखने को मिलेगा। व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एक सिंपल क्वेश्चन 125 वर्ड्स में पूछ सकता है जी, सिर्फ इतना पूछ सकता है तो 125 वर्ड्स में पूछ सकता है जी। 125 वर्ड्स में डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा जा रहा है तो 125 वर्ड्स में। अगर 200 वर्ड्स में पूछेगा तो कैसे लिखना है जी, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर जी यू कैरी ऑन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जी राइट एन एसे, एक एसे लिखें ऑन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन से एक प्रश्न यहां देखने को मिला है, 200 वर्ड्स का है जी, 200 वर्ड्स का है। यहां से जीन एक्सप्रेशन के बारे में क्या लिखना है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा है। डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को डिफाइन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी। मतलब एक पूछा है 125 वर्ड्स का क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया है कि डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को डिफाइन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी। आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें जी। तो इसमें क्या होती है इम्यूनिटी, कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी, उस पर चर्चा होगी। साथ में आईजीजी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। डिस्क्राइब रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल बताना है इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स में वही वाला डायग्राम जिसमें साइनेप्स आप देखने को मिलता है और जो है सोर्स से किस तरीके से ये जो है टारगेट सेल तक जाता है वो वाला डायग्राम समझना है और उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन देना है कि किस तरीके से यहां पर ये वर्क होता है जी। एक क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन पर एक निबंध लिखें, 200 वर्ड का है कि हार्मोन एक्शन पर आपको समझाना है कि पेप्टाइड हार्मोन के बारे में बताना है, स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बताना है, हार्मोन्स के टाइप के बारे में बताना है। यहां पर ये सब चर्चाएं करनी है और 200 वर्ड में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की बायोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करना है। मतलब एक तरीके से आप बायोमोलिक्यूल्स में पहुंचेंगे, वहीं के क्वेश्चन यहां पर हम सभी लोग हैंडल कर लेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, रेगुलेटर एंड ऑपरेटर जीन। मतलब लैक ऑपेरॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है।
और लैक ओपेरॉन के बारे में, ये सब चीजें आप सभी लोगों को सीखनी है। लैक ओपेरॉन के बारे में यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट देना है और लैक ओपेरॉन के बारे में बताना है। मतलब मान के चलिए 200 वर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 200 वर्ड्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि बातें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। लता नैन जी, अब्दुल मुनाफ जी, मंजू कर्नवाल जी, जिया मिश्रा जी, नेहा शमशी जी, नीलम जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी कि यहाँ तक के पॉइंट्स हम सभी लोग देखेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। गिव एन अकाउंट ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ ओवम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे जो है आप कहेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी से पूछ लिया है, मेंटेनेंस इन प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन इन मैमल्स। हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में आपको समझना है। हम सभी लोग इसके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे और अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्राइब द ओरिजिन, कंडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हम लोग पहुंचे हार्ट में, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ओरिजिन, कंडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स। मतलब यहां पर हमें सारी बातें कर लेनी है, खास करके इनके जितने भी मतलब वॉल्व हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं, इनके हृदय स्पंदन को अच्छे से समझना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर आपसे पूछा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर इसके स्ट्रक्चर को भी पूछा है और इसके फंक्शन को भी पूछा है। अगर नया क्वेश्चन बनाए तो इसके ओरिजिन को भी पूछ सकता है और इससे होने वाली डिजीज को भी पूछ सकता है। तो हम सभी लोग ओरिजिन और डिजीज दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें हम आपको सोच कर रखे हैं कि 4 लेवल पर जाकर के चीजों को समझेंगे। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, इनके बारे में हम सभी लोगों को समझना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ब्रीदिंग को प्रभावित करते हैं। एड अ नोट ऑन द नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। और आपको इसमें एक नोट ऐड करना है कि नर्वस कंट्रोल रिस्पायरेशन पर क्या रोल प्ले करता है। अच्छा क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये 200 क्वेश्चन का 200 वर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन आता है। 200 वर्ड का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को सविस्तार समझाइए। मतलब आपसे यहां पर बात हो गई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हुई है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप सभी लोगों को समझाना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 200 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना बनाएं और इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करें। मतलब एक 125 में ये आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है। 125 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन का नेचर होगा, आशा करते हैं कि धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें केवल यूकैरियोट से पूछा गया प्रश्न है और ये आपके दिमाग को खोलेगा कि अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस विद डायग्राम्स। अच्छा क्वेश्चन है। ये कितने वर्ड में हो सकता है, अब आप खुद इस लायक हो गए हैं कि सर इस क्वेश्चन का नेचर है कि ये 200 वर्ड्स में देखने को मिल सकता है। सेल साइकिल से एक क्वेश्चन मिलने के जरूर से जरूर चांस है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, वो जो एंजाइम के 6 क्लासेस हैं, बाद में ऐड करके 7 हो गए हैं, तो उनके क्लासेस के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देना है और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी बताना है। तो यहाँ पर नेचर क्वेश्चन का देखें तो क्वेश्चन का नेचर देख करके समझ आ रहा है कि यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी मतलब एक ही नंबर में ऐसे आ सकता है, नंबर एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उसमें ऐसा हो सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड एंड पेप्टाइड हार्मोन। मतलब यहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताना है, 4 नंबर का इसको कर देगा।
4 नंबर का इसको कर देगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिरामोन्स इन इंसेक्ट एंड मैमल्स। ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर कुछ डाल करके आपको 2 सेक्शन में दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये इनके बारे में बताएं, और आपको जगह उतनी ही देगा, एक पेज में इसके बारे में, एक पेज इसके बारे में। राइट एन एसे ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन पर एक एसे लिखा सकता है। 125 वर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पर एक एसे लिखा सकता है। 125 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स कई बार पूछा गया है, हमने जो है 10 साल के पेपर की एनालिसिस की है जी। लोक सेवा आयोग अपने एग्जामिनेशन में बायोलॉजी से किस तरीके के प्रश्न आज तक पूछता रहा है, तो 10 साल के पेपर एनालिसिस में सेल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी में ये सामने प्रश्न आए हैं जिनको हमने आपके सामने रखा है। आप इसमें से देख करके जान पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा पिट्यूटरी का क्वेश्चन रिपीट हुआ, जैसे आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन रिपीट हुआ, जैसे आपने देखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला रिपीट हुआ, जैसे आपने देखा एंजाइम्स वाला रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटिशन चल रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के बारे में अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या फंक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इस लेवल पे जाकर के आपको एक चीज सीखने को मिली कि प्रोटीन सिंथेसिस देखिए फिर से रिपीट हुआ है। राइट एन एसे ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। रिपीटिशन चला, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हो गए जो रिपीटिशन पे आ गए। एक्सप्लेन क्लियरली द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से प्रश्न पूछे व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी जी एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक साइकिल। ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में क्या जो है नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक साइकिल। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब रिस्पायरेशन से देखने को मिल सकता है। क्रेब्स साइकिल भी मिल सकती है, नो डाउट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व फाइबर। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट, और आपको ये बात जानते रहना है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। 38 नंबर क्वेश्चन राइट एन एसे ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। दोबारा पूछा गया है, तिबारा पूछा जाने का चांस है। एक्सप्लेन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स गिविंग एग्जांपल। उदाहरण देते हुए अश्व की जाति वृत्ति समझाइए। हम फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स भी पढ़ेंगे और फाइलोजेनी ऑफ ह्यूमन भी पढ़ेंगे, दोनों को याद रखेंगे क्योंकि यहां दोनों जगह से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप एक मोटा मोटा व्यू रखें तो आपके सामने क्या आया, आपके सामने आया कि कुछ क्वेश्चन है सर जो बहुत रिपीट हुए हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड ऑफ मैमल। डिस्कस वेरियस ब्लड ग्रुप। आसान है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कई बार देखने को मिला है। एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये भी क्वेश्चन दोबारा आपको देखने को मिला। एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट का सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम वाला फिर से मिला, मतलब अगर आप 45 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है कि पिछले 10 साल में 45 क्वेश्चन पूछे गए, जो पिछले 10 साल में 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन 45 क्वेश्चन में आप सभी लोगों के दिमाग पर 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो हिट कर गए कि ये कई बार पूछे गए। 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं। इतनी बातें हिट की कि नहीं, यही आपके पढ़ने का तरीका होगा कि आप पढ़ेंगे सब, लेकिन इसमें 7 से 8 जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, इतना अच्छे से कि सेम लिखने की कोशिश करेंगे। जी तनाया मिश्रा जी प्रणाम, खुश रहिए। अब्दुल मुनाफ जी, मंजू कर्नवाल जी, लता नयन जी, उम्मीद करते हैं ये बातें सभी को क्लियर होगी। नीलम यादव जी, नेहा शमशी जी, जिया मिश्रा जी,
उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। तो ये था क्वेश्चन जिसे आप सभी को जानना और देखना जरूरी था कि लोक सेवा आयोग पिछले कई एग्जाम्स में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से इस तरीके के प्रश्न पूछा है। आइए चलते हैं, अपनी कॉपी में सभी लोगों ने इस तरीके से बनाया है। पेंसिल से अपनी कॉपी में जरूर से जरूर ये लाइन खींच करके रखिएगा। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग प्लेन कॉपी को यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्लेन कॉपी को यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग चलेंगे। अब इस कॉपी में मतलब बहुत ज्यादा आपको जगह नहीं छोड़नी है। बस जैसे मान लीजिए किनारे का बिल्कुल पेज है, तो बस यहां पर ऐसे लाइन खींच दीजिए और यहां पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। बस एक आदत हो जानी चाहिए कि आपका जो आंसर राइटिंग है इस लाइन को क्रॉस ना कर पाए। आंसर राइटिंग आपकी इस लाइन को क्रॉस ना कर पाए, इस हिसाब से चलना है। आइए सीखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम सभी लोग एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आपने सोचा पिट्यूटरी ग्लैंड है। जी सर, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम सभी लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे दिमाग में जैसे क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन बनाया तो उसमें से हाइपोथैलेमस को भी इंक्लूड कर दिया। तो हम चाहते हैं कि आप एंटीरियर पिट्यूटरी का पूरा गेम हाइपोथैलेमस से समझते हुए चलें। जब आप यहां से समझते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसान भाषा में इसे समझ पाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के गेम को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं रिलीज 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करता है? ये रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। ये 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करता है। रिलीज 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स। ये 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बने कि ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो आप बताएंगे सर 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करता है। पेप्टाइड वर्ड याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करता है। व्हेन मैसेज गिवन टू, जब मैसेज दिया जाता है। व्हेन मैसेज गिवन टू, जब मैसेज दिया जाता है टू हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया जाता है तब ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। व्हेन मैसेज गिवन टू द हाइपोथैलेमस, जब हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया जाता है तो ये क्या करते हैं? जब हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया जाता है तो ये 6 पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रैकेट में मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। जब इस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड को मैसेज दिया जाता है तब ये पिट्यूटरी जो है 6 पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? 6 पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है जब इसको मैसेज दिया जाता है हाइपोथैलेमस को। तो यहीं पर आपको यह बताना है हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी सी बात। हाइपोथैलेमस का डायग्राम आप सभी लोगों ने देखा है। हाइपोथैलेमस का डायग्राम आप सभी लोगों ने देखा है और हाइपोथैलेमस में आप सभी लोग जानते रहे कि हाइपोथैलेमस जो है रिलीज 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। रिलीज 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ये 2 प्रकार के 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस हमारा 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम सभी लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम सभी लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। पहला हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज पॉजिटिव। ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। दूसरा रिलीज करता है इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा रिलीज करता है इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे हम सभी लोग निगेटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये निगेटिव फीडबैक देता है और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। आपकी कॉपी में एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में हार्मोन्स से सब संबंधित प्रश्न होगा तो एक अच्छा व्यू आप दे सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज 6 पेप्टाइड हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करती हैं व्हेन मैसेज गिवन टू द हाइपोथैलेमस, जब मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है तो, जिसे हम सभी लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा 2 हार्मोन रिलीज करता है। आपको राइटिंग करने की मतलब सेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं कि हार्मोन्स 2 रिलीज करता है जो एग्जामिनर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो
ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पॉजिटिव इफेक्ट देता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो निगेटिव फीडबैक देता है। अब यहां पर आपको समझना है हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है, मतलब जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसे बनेगा जी, राइट अबाउट या गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर इट, हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर इट, हाइपोथैलेमस कैसे इसको कंट्रोल करता है, नेम द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, उन हार्मोन्स के नाम लिखिए जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अभी हम आपको प्रश्न लिखवा देंगे कि इस प्रश्न का आंसर इतना होगा जितना हम सभी लोग नोट कर रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज 6 मेजर, यहां तक की बातें आप सभी की क्लियर। इसी क्वेश्चन के नेचर में आपको देखने को मिल सकता है, यहां पर क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट हो सकता है, नया क्वेश्चन बन सकता है। हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी, अब अपनी कॉपी में लिखेंगे हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर कैसे कंट्रोल रखता है, हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी पर कैसे कंट्रोल रखता है, किस तरीके से हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी पर कंट्रोल रखता है। इसी में आपसे पूछ सकता है जी, इसी में आपसे एक क्वेश्चन ऐड करके पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है हाउ, ये कैसे कंट्रोल रखता है, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या फर्क होता है, इस पिट्यूटरी से ही संबंधित है। आप सभी लोगों ने मतलब अपनी कॉपी में लिखिएगा जी, अपनी कॉपी में दूसरी पेन से, जैसे आपके पास ब्लैक पेन है तो उस ब्लैक पेन से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम। नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है लाइक दिस, ये हार्ट होता है हमारा हार्ट, इस हार्ट से क्या होता है, इस हार्ट से ये एओर्टा निकलता है। नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जानते हैं ये अपना ब्लड कहां पहुंचाता है, ये ब्लड अपना आर्गन के पास पहुंचाता है, दिस इज आर्गन, ये आर्गन के पास पहुंचाता है, दिस इज द आर्टरी, ये आर्टरी निकलती है आर्गन के पास पहुंचाती है, और इस आर्गन से वेन्स निकलता है और ये जाकर के आप बताएंगे राइट आरिकल में ये ब्लड छोड़ देता है, दिस इज वेन, ये क्या है, ये वेन है। आप सभी लोग जानते हैं वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां छोड़ देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जाता है, यहां से ये ब्लड जाता है लंग्स में, आप जानते हैं लंग्स में जाता है, और लंग्स से प्योर ब्लड फिर इसमें आता है, और फिर यहां से प्योर ब्लड यहां जाता है। तो ये आर्टरी जो है ये प्योर ब्लड लेकर जाती है, प्योर ब्लड लेके जाती है। वेन्स जो होती है ये D2O वाला ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ये आपका नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल जिसे हम सभी लोग बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक हार्ट होता है लाइक दिस, हार्ट से यहां से आर्टरी निकलती है, यहां से आर्टरी निकलती है, ये एओर्टा निकलता है, ये ब्लड लेकर जाता है, आर्टरी कहलाता है प्योर ब्लड, ये जाकर के पहले एक आर्गन को ब्लड देता है, आर्गन 1 को ब्लड देता है, फिर यहां से पोर्टल वेन निकलती है, ये जाकर के आर्गन 2 को ब्लड देती है, दिस इज आर्गन 2, एक आर्गन 1 होता है एक आर्गन 2 होता है, फिर आर्गन 2 से फिर वेन्स निकलती है और ये ब्लड लेकर के पहुंचाती है। तो इसे दिस इज कॉल्ड वेन, इसे हम सभी लोग वेन कहते हैं। ये D2O वाला ब्लड लेकर जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। तो यहां पर ये आर्गन 1 को ब्लड देता है, आर्गन 2 को ब्लड देता है, जिसमें दिस इज कॉल्ड पोर्टल वेन, इसे हम सभी लोग पोर्टल वेन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोर्टल वेन। ये आर्गन 2 को, आर्गन 3 को, आर्गन 4 को, ऐसे सबको ब्लड सप्लाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो कुछ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह फंक्शन करता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों की क्लियर कि ये कैसे फंक्शन करता है। ये नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह फंक्शन करता है, जिसमें केवल एक आर्गन को ब्लड पहुंचाया, फिर यहां से वेन निकलती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चली जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये एक आर्गन को ब्लड पहुंचाया, फिर यहां से पोर्टल वेन निकलती है, इस आर्गन को ब्लड दिया, फिर ये वेन्स निकलती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बातें क्लियर। यहां पर बातें आप सभी लोगों की क्लियर। यही पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर कैसे कंट्रोल रखता है, इस बात को हम सभी लोग समझेंगे कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी पर कंट्रोल रखता है। उसके लिए हम सभी लोग एक डायग्राम बनाएंगे। जब आपके से एग्जाम में ये क्वेश्चन बने, उस क्वेश्चन में इंक्लूड रहे, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे जो हम बनाने चल रहे हैं। जी, आप सभी की हेडिंग होगी, जी आप सभी की हेडिंग होगी हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस किस तरीके से पिट्यूटरी पर अपना कंट्रोल रखता है, उसके लिए एक डायग्राम बनाइए। दिस इज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है, आपने डायग्राम सीखा था, ये इनफंडिबुलम है। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज इनफंडिबुलम, ये हाइपोथैलेमस है और इसे हम सभी लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। दिस इज इनफंडिबुलम। और उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी और ये इस्थमस से जुड़ा होता है, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमें आज बात करनी है किसके बारे में, हमें आज बात करनी है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। हम सभी लोगों को बात करनी है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां पर आप सिर्फ लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, आप बताएंगे सर? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम सभी लोग एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। इसे हम सभी लोग एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। आप सभी को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर सुपीरियर हाइपोफाइजियल, यहां पर सुपीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स आती हैं। कौन आता है? सुपीरियर हाइपोफाइसिस, सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। दिस इज सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। इसे हम सभी लोग सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी कहते हैं। दिस इज सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। इसे हम सभी लोग सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी के नाम से जानते हैं। यह है सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। ये क्या बना रही है? ये कैपिलरीज बना रही है। क्या बना रही है? कैपिलरीज बना रही है। फिर इस कैपिलरीज से निकलती हैं, इस कैपिलरीज से फिर निकलती हैं, ध्यान रखिएगा, इस कैपिलरीज से निकलती हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कहलाती है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। और ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन आती हैं तो ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन क्या बनाती हैं? ये भी कैपिलरीज बनाती हैं, लाइक दिस। ये भी हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन क्या बनाती हैं? ये भी कैपिलरीज बनाती है। दिस इज कॉल्ड वेन, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। इसे हम सभी लोग बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, जो अभी पोर्टल वेन बताया था ना, एक जगह कैपिलरीज बनी, लेकिन ये फिर आगे चल करके हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बनाती। दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसे हम सभी लोग बोलते हैं कैपिलरीज। इसमें क्या होता है तो आप बताएंगे सर? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसे हम सभी लोग कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज। दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे हम सभी लोग प्राइमरी प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। प्राइमरी प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्राइमरी प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। इसे हम सभी लोग सुपीरियर हाइपोफाइसिस, सुपीरियर हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी के नाम से जानते हैं। सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी के नाम से जानते हैं। सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी। इसे हम सभी लोग सुपीरियर हाइपोफाइसिस आर्टरी के नाम से जानते हैं।
दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। दिस इज वेन, पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये यहां पर आती हैं और ये बनाती हैं कैपिलरीज, फिर बनती हैं। दिस इज कैपिलरीज। इसमें हम सभी लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसे हम सभी लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। दूसरी कैपिलरीज बनाती हैं, इसे हम सभी लोग सेकेंडरी प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लेक्सस। तो प्राइमरी प्लेक्सस और सेकेंडरी प्लेक्सस ये आपको किसमें देखने को मिल रही है, आप बताएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिल रही है। किसमें देखने को मिल रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिल रही है। और ये आगे चल करके फिर बाहर निकलती हैं। इन्हें हम सभी लोग एंटीरियर, जी, ये आगे चल करके फिर बाहर निकलती हैं। इन्हें हम सभी लोग बोलते हैं, जी, ये बाहर निकलती हैं, इसे बोलते हैं एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन। इसे हम सभी लोग बोलते हैं एंटीरियर हाइपोफाइजियल, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन। ये एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन कहां जाती है, ये आपकी वेन जाती है हार्ट में। कहां जाती हैं, ये वेन आपकी जाती है हार्ट में। एंटीरियर फाइजियल वेन ये मूव करके कहां जाती हैं, ये मूव करके जाती हैं हार्ट में। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन कहां जाती हैं, ये मूव करके जाती हैं हार्ट में। दिस इज हार्ट। ये मूव करके हार्ट में पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं, हार्ट में पहुंचती हैं। और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। यहां पर आप बताएंगे हाइपोथैलेमस का ये लार्जर लोअर रीजन होता है, इसे मीडियन एमिनेंस के नाम से जानते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड मीडियन एमिनेंस। इस रीजन को मीडियन एविनेंस के नाम से जानते हैं। इस रीजन को मीडियन एविनेंस के नाम से जानते हैं। मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस के नाम से जानते हैं। मीडियन एमिनेंस क्या है, लोअर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का लोअर रीजन क्या है, लोअर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो प्राइमरी प्लेक्सस कहां बनता है, प्राइमरी प्लेक्सस यही बनता है, लोअर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसे हम सभी लोग हाइपोथैलेमस का लोअर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये एक डायग्राम आप बनाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का, और यहां पर दिखाएंगे कि ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में आपको पता है ये क्या है, ये पोर्शन आपका कहलाता है हाइपोथैलेमस। आप इसको ऐसे बड़ा सा लिख सकते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का लोअर रीजन मीडियन एमिनेंस कहलाता है, जहां पर आकर के प्राइमरी कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, जहां पर आकर के प्राइमरी प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है कि जब आपसे एंटीरियर पिट्यूटरी का डायग्राम पूछेगा तो आप वेरी क्लियरली ये डायग्राम बना सकते हैं। आपसे पूछे पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए, तो आप वो जो 3-4 डायग्राम उस दिन बनाए थे वो बना सकते हैं, साथ में ये डायग्राम एक बना सकते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको उसी का नेचर को पकड़ना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का ये डायग्राम आपको क्लियर। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाई जाती है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। जी, यहां पर आपको सिर्फ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आए। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस है, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यहां क्या प्रेजेंट होती हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये डायग्राम आप सभी लोग क्लियरली बना लेंगे ना जी, ये डायग्राम आप सभी लोग क्लियरली बना लेंगे और उम्मीद करते हैं जरूर से जरूर सभी लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये डायग्राम आपको बताता है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में।
अब आपको ये सब समझ में आ गया है कि प्राइमरी प्लेक्सस कहां होता है, प्राइमरी प्लेक्सस कौन बनाता है, सेकेंडरी प्लेक्सस कहां होता है, सेकेंडरी प्लेक्सस कौन बनाता है, ये बात आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। तो ये डायग्राम है जो इस प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है। इससे क्या होता है, इससे ब्लड आता है, ब्लड आ करके ये वेन्स में ब्लड जाता है, फिर यहां से हार्ट में जाता है। ये ब्लड आता है और ब्लड सर्कुलेट होकर के यहां तक मूव करके जाता है, यहां तक सर्कुलेट करके और मूव करके ये ब्लड जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की बात कर ले तो आपको यहीं पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये क्या है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये क्या है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में आपको पता है एक सेल बॉडी होती है जी, सेल बॉडी होती है। दिस इज द जी नॉब लाइक स्ट्रक्चर, यू ऑल नो वेरी वेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल का एक डायग्राम आप चाहेंगे, अगर डिटेल पूछा है तो आप बना सकते हैं, नो डाउट। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में आपको पता है कि जो है ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इन्हें हम सभी लोग न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यू ऑल नो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को हम सभी लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सभी लोग बोलते हैं जी सेल बॉडी। इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे सेल बॉडी बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसे हम सभी लोग सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी। इसे हम सभी लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं और इसे हम सभी लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। सेल बॉडी में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी में सिंथेसिस ऑफ हार्मोन होता है। ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन करता है। क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को सिंथेसिस करता है। ये किसकी सिंथेसिस करता है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन की सिंथेसिस करता है। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन की सिंथेसिस करता है। ये सेल बॉडी है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन की सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस यहां पर होती है, उसके बाद ये रिलीज होता है जी, ये रिलीज होता है। सिंथेसिस यहां होती है और यहां से फिर ये हार्मोन रिलीज होता है, एक्सॉन, हार्मोन रिलीज, हार्मोन रिलीज। यहां पर ये हार्मोन रिलीज हो जाता है और उसके बाद यहां पर ये आता है, हार्मोन यहां आकर के स्टोर हो जाता है। दिस इज जी एक्सॉन टर्मिनल। यहां एक्सॉन टर्मिनल में हार्मोन आकर के स्टोर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में हार्मोन आकर के ये रुक जाता है। एक्सॉन टर्मिनल में हार्मोन आकर के रुका रहता है। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। इसे एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। इसे हम सभी लोग एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। यहीं पर हार्मोन जो होता है, हार्मोन स्टोर्ड रहता है। यहीं पर हार्मोन स्टोर्ड रहता है। किसका हार्मोन, हाइपोथैलेमस का हार्मोन यहीं पर स्टोर्ड रहता है। जब इसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, जब इसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, जब इसके पास प्राइमरी नर्व इंपल्स पहुंचते हैं, नर्व इंपल्स, जब इसके पास व्हेन नर्व इंपल्स रीच, जब नर्व इंपल्स इसके पास पहुंचता है, नर्व इंपल्स रीच, जब इसके पास नर्व इंपल्स पहुंचता है तो ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस रिलीज हार्मोन। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये हार्मोन को रिलीज करता है। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन बनाती है। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीज होते हैं और आपको पता है कि जब ये रिलीज होते हैं तो कहां जाते हैं, तो आप बताएंगे सर, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो कहां जाते हैं, तो आप बताएंगे ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो कहां जाते हैं? तो आप सभी को याद होगा कि ये जाते हैं प्राइमरी प्लेक्सिस में। कहां जाते हैं? प्राइमरी प्लेक्सिस। याद आया? ये हार्मोन रिलीज होकर कहां जाते हैं? ये हार्मोन रिलीज होकर के प्राइमरी प्लेक्सिस में जाते हैं। दिस इज प्राइमरी प्लेक्सिस। इसे हम सभी लोग प्राइमरी प्लेक्सिस कहते हैं। दिस इज प्राइमरी प्लेक्सिस। इसे हम सभी लोग प्राइमरी प्लेक्सिस कहते हैं। इससे रिलीज होकर के हार्मोन कहां जाते हैं? प्राइमरी प्लेक्सिस में। ये हार्मोन रिलीज होकर के कहां आ गए? ये हार्मोन रिलीज होकर के प्राइमरी प्लेक्सिस में आ गए। ये प्राइमरी प्लेक्सिस में आ गए जी, रिलीज होकर के प्राइमरी प्लेक्सिस में आ गए। और ये प्राइमरी प्लेक्सिस से आकर कहां जाते हैं? तो आप बताएंगे सर, ये पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन में जाते हैं। दिस इज पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन। ये पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन में जाते हैं। ये पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन में जाते हैं। और पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन से कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं सेकेंडरी प्लेक्सिस में, लाइक दिस। ये कहां पहुंचते हैं? ये सेकेंडरी प्लेक्सिस में पहुंचते हैं। ये कहां पहुंचते हैं? ये सेकेंडरी प्लेक्सिस। ये दिस इज सेकेंडरी प्लेक्सिस। ये यहां से सेकेंडरी प्लेक्सिस में पहुंचते हैं जी। ये यहां से क्या कहां पहुंचते हैं? सेकेंडरी प्लेक्सिस में पहुंचते हैं। और सेकेंडरी प्लेक्सिस में जब ये पहुंचते हैं तो यहां से ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज। यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज। यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है। तो किस तरीके से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, अब ये समझना है। हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी ये सिंथेसिस करती हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन को, और इनका हाइपोथैलेमस का हार्मोन आकर के टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर्ड रहता है। जब कोई नर्व इंपल्स आती है, जब कोई नर्व इंपल्स आती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने हार्मोन रिलीज करता है। कहां रिलीज करता है? प्राइमरी प्लेक्सिस में। प्राइमरी प्लेक्सिस से ये हार्मोन पहुंचते हैं, आप बताएंगे कहां पहुंचते हैं? पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन में पहुंचते हैं। फिर यहां से ये सेकेंडरी प्लेक्सिस में पहुंचते हैं, जिससे हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के वो हार्मोन रिलीज करता है, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इसकी एक सिनॉप्सिस आपको एग्जाम में प्रदर्शित करनी है। एक सिनॉप्सिस आपको इसको दिखाना है, सिनॉप्सिस के फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे कंट्रोल कर रहा है? तो आप बताएंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा ये अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करता है। किसके द्वारा? न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर कि कैसे कंट्रोल करता है, ये बातें समझ में आई कि कैसे प्राइमरी प्लेक्सिस में आके मिलता है, फिर पोर्टल हाइपोफाइसिस वेन से होता हुआ ये सेकेंडरी प्लेक्सिस में जाता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन निकलते हैं। क्लियर? किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये बात आपको समझ में आई कि ये हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पर ये अपना कंट्रोल कैसे रखता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा ये पिट्यूटरी पर अपना कंट्रोल रखता है। तो आप बता सकते हैं कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, थ्रू न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर, थ्रू न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, थ्रू न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, थ्रू न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर, हाइपोथैलेमस कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर कैसे कंट्रोल रखता है? तो आप बताएंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर कंट्रोल रखता है। डन है? अगर क्वेश्चन में ये जुड़ेगा तो आप इतनी बात जरूर बताएंगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल रखता है। आगे चलते हैं। यहां तक की बातें सभी लोगों को क्लियर? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी आपने देख लिया। आप यहां पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल का डायग्राम आपके सामने, और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर। अब हम सभी लोग बात कर लेते हैं हार्मोन। हार्मोन को आप एक चार्ट से प्रदर्शित करेंगे, एग्जामिनेशन में इस तरह से दिखाएंगे। हार्मोन्स को आप इस तरीके से दिखाएंगे।
सिनॉप्सिस बहुत अच्छा मेंस में माना जाता है कि अगर आप बनाते हुए चल रहे हैं। दिस इज हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 5। कितने निकलते हैं? 5। आप ऐसे बनाएंगे, कितने निकलते हैं? 5। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन निकलते हैं? 5। कौन कौन से निकलते हैं आप बताएंगे? पहला हार्मोन निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहला हार्मोन निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको बताया था ना, एक बात बताया था कि जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है उसे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। दो नाम से हम पहचान सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। पहला नाम है कि उसमें रिलीजिंग वर्ड लिखा रहेगा, दूसरा नाम है कि उसमें इनहिबिटिंग वर्ड लिखा रहेगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे TRH के नाम से जानते हैं। दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये कौन निकालता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस, GHRH। डन। तीसरा हार्मोन निकालता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके हार्मोन है? हाइपोथैलेमस के। जी, हार्मोन CRH। ये आपसे 5 पेज में जाएगा, उस तरह से पेज बनाएंगे तो 5 में जाएगा, और इसमें 2 क्वेश्चन को मिलाया है इसलिए 5 तक जा रहा है। जी, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट पे आ जाएंगे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट पर आ गए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम सभी लोग क्या बोलते हैं? GnRH। प्रोलैक्टिन, 5वां हार्मोन है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 5 हार्मोन हैं जो कौन रिलीज करता है? तो आप बताएंगे सर TRH ये रिलीज करता है आपका हाइपोथैलेमस। अब यहां पर हाइपोथैलेमस का गेम ओवर। अब ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, अब यहीं पर आप लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये TRH क्या करता है? TRH एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है? आप बताएंगे सर TRH। ये क्या करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायराइड, जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड TSH हार्मोन। जी, आप बताएंगे थायराइड इन पिट्यूटरी, थायराइड। जी, ये TRH, TRH क्या करता है पिट्यूटरी में? इन पिट्यूटरी TRH, ये TRH क्या करता है? यहां पे लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी TRH। ये TRH क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी में ये TSH हार्मोन रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। जी, और ये TSH क्या करता है? TSH थायराइड को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट TSH, ये TSH को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है थायराइड को। जी, TSH स्टिमुलेट थायराइड, ये क्या करता है? स्टिमुलेट थायराइड। फंक्शन भी लिखना है ना, स्टिमुलेट थायराइड। ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, जो क्या करता है? जो T3 एंड T4 हार्मोन निकालता है, और ये T3 T4 हार्मोन निकालता है। ऐसे आ जाएंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? तो आप बताएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करता है? आप बताएंगे सर एंटीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन निकालता है GH। कौन सा हार्मोन निकालता है? GH। ये GH हार्मोन निकलता है, GH। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन।
इसे हम सभी लोग सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, आप सभी लोग जानते हैं, बॉडी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। इसका काम क्या होता है, बॉडी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ये बॉडी ग्रोथ करता है, बॉडी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ये बॉडी ग्रोथ करता है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल करता है। ये हो गया। तीसरा आ गया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, याद रखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन निकालता है। ACTH हार्मोन निकालता है। ये क्या करता है, ACTH हार्मोन निकालता है जी, ACTH हार्मोन निकालता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, आप बताएंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन निकालता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन, LH एंड FSH हार्मोन निकालता है। LH और FSH हार्मोन निकालता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आप बताएंगे FSH हार्मोन निकालता है जी। ये ओवरी और टेस्टिस में पाए जाते हैं। स्टिमुलेट ओवरी एंड टेस्टिस। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट ओवरी एंड टेस्टिस, स्टिमुलेट ओवरी एंड टेस्टिस। ये ओवरी और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करता है, आप बताएंगे सर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करता है, आप बताएंगे सर, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है, आप बताएंगे, मिल्क फॉर्मेशन। ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। तो इतनी बातें आप लिखेंगे तो इनके दोनों के हार्मोन हो गए, हाइपोथैलेमस के भी हार्मोन हो गए और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के भी हार्मोन हो गए। और थोड़ा थोड़ा फंक्शन आपने 5 लिखा, 2.5 नंबर आराम से आपको यहां से मिल सकते हैं। अगर आपने इतनी बातें लिखी हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने चीजों को अच्छी तरीके से बता दिया है, आपने चीजों को अच्छी तरीके से बता दिया है। तो ये आपके हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन हो गए और एंटीरियर पिट्यूटरी से किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया। जी, उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। बताइएगा, क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर? जी, सभी लोगों को क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। बताइएगा, वंदना गुप्ता जी, मंजू जी, लता नैन जी, नीलम जी, अभिषेक जी, तनाया मिश्रा जी, रीना जी, नीतू जी, अब्दुल मुनाफ जी, क्लियर टू ऑल? नेहा शमशी जी, जिया मिश्रा जी, दिलीप कुमार जी, बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। तो ये था हार्मोन का कॉन्सेप्ट। और वहीं पर आप लिख सकते हैं कि जो है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं जिसे हम सभी लोग ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं, इससे इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं। और इससे जो इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं उनके नाम क्या है? उनके नाम है, पहला है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। दूसरा है पहला है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा है डोपामाइन। ये भी क्या है? ये भी इनका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, डोपामाइन निकलता है, ये भी इनका क्या है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। एक है GHIH जिसे हम सभी लोग बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये क्या है? सोमैटोस्टैटिन को GHIH के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, लाइक दिस। इस तरीके से इमेज बनाएंगे
ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है? डोपामाइन, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसे हम सभी लोग बोलते हैं PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH। ये क्या करता है? इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। जी, जब हार्मोन से क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जब हार्मोन से क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। जी, जब हार्मोन से क्वेश्चन पूछे तो आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है जी, कि कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, स्ट्रक्चर पूछे, हार्मोन्स पूछे, तो इतनी बातें आप सभी लोगों को लिखना है। एक क्वेश्चन इसमें आगे जुड़ सकता है कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसका स्ट्रक्चर, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। तो आपको थोड़ा सा एडवांस ले चल रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड आप पढ़ते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स पाई जाती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है कि हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो आप सभी लोगों को आंसर आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। आप पहली बार सीखेंगे कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए पूछ ले सेल्स स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आप इस सेल्स के बारे में जरूर से जरूर बताएंगे। पहली सोमैटोट्रॉप्स, पहली सेल्स होती हैं सोमैटोट्रॉप्स, जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सोमैटोट्रॉप्स कहा जाता है, ये 30 से 40% तक होती हैं, 30 से 40% तक सोमैटोट्रॉप सेल्स होती हैं। नेक्स्ट होती हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स, नेक्स्ट होती हैं थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स नाम से आपको पता चल रहा है, कॉर्टिकोट्रॉप्स। नेक्स्ट हैं थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, नेक्स्ट हैं थायरोट्रॉप्स। ये जो सोमैटोट्रॉप्स हैं इनको याद रखिएगा, ये सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करती हैं। ये क्या करती हैं? सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करती है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करती है। जो कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं सिंथेसिस ऑफ, ये 20% होती हैं, 20% सिंथेसिस ऑफ ACTH। ये किसकी सिंथेसिस करती हैं? सिंथेसिस ऑफ ACTH। हार्मोन्स और सिंथेसिस से सवाल पूछेगा तो ये आंसर आपका होगा। कॉर्टिकोट्रॉप्स ये सिंथेसिस ऑफ ACTH करती हैं। थायरोट्रॉप्स ये 3 से 5% पाई जाती है, 3 से 5% जी। ये सिंथेसिस ऑफ TSH हार्मोन। तो TSH हार्मोन की सिंथेसिस कौन सी सेल्स करती हैं? तो आप बताएंगे सर ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स हैं, जिसे हम सभी लोग थायरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाने वाली सेल्स हैं, जिसमें पहला नाम आता है सोमैटोट्रॉप्स का, दूसरा नाम आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स का, तीसरा नाम आता है थायरोट्रॉप्स का। और आशा करते हैं सभी लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं, गोनाडोट्रॉप सेल्स भी होती हैं जी। गोनाडोट्रॉप सेल्स बना लिया। एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि ये जो हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, आप एक हेडिंग कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ हार्मोन फ्रॉम द सेल्स। आप इसको यहां पर दिखा सकते हैं कि इस सेल से इनकी सिंथेसिस होती है। सोमैटोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स। नेक्स्ट होती है, उसका नाम है जी गोनाडोट्रॉप्स। क्या नाम है? गोनाडोट्रॉप्स। नेक्स्ट सेल्स होती हैं गोनाडोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स भी कितनी होती हैं? आप बताएंगे 3 से 5%। गोनाडोट्रॉप्स 3 से 5% होती हैं। ये किसका सिक्रेशन करती हैं? सिंथेसिस ऑफ LH, सिंथेसिस ऑफ LH। ये सिंथेसिस करती हैं LH का एंड FSH। ये LH का और FSH की सिंथेसिस करती हैं। सिंथेसिस ऑफ LH
एंड FSH। ये लैक्टोट्रॉप्स हैं, 3 से 5% होती। लैक्टोट्रॉप्स हैं, ये 3 से 5% होती है। सिंथेसिस ऑफ, ये किसकी सिंथेसिस करती हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोलैक्टिन। सिंथेसिस ऑफ प्रोलैक्टिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पिट्यूटरी से पूछे जाने वाले सवाल, खास करके एंटीरियर पिट्यूटरी से, जी, अगर आपसे सवाल पूछा जाए जी, ड्रा या डिस्क्राइब एंटीरियर पिट्यूटरी, डिस्क्राइब एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्क्राइब करें। पिट्यूटरी, डिस्क्राइब एंटीरियर पिट्यूटरी। गिव रिलेशन विद हाइपोथैलेमस, गिव रिलेशन विद हाइपोथैलेमस। डिस्क्राइब एंटीरियर पिट्यूटरी, गिव रिलेशन विद हाइपोथैलेमस। डिस्कस द हार्मोन्स, डिस्कस द हार्मोन्स, डिस्कस द हार्मोन्स। तो आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। डिस्कस द हार्मोन्स एंड देयर secretory cells, and their secretory cells, और इनकी secretory cells के बारे में। ये आपसे 200 का क्वेश्चन बन सकता है, 200 वर्ड्स यहां तक। और अगर सिर्फ यहां तक पूछेगा, यहां तक, तो 125 वर्ड्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? जब डिस्क्राइब एंटीरियर पिट्यूटरी पूछा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में सबसे पहले उसका एक डायग्राम ड्रा करना है। जब सिर्फ इतना पूछे, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पूछा, तो आपको पूरी पिट्यूटरी का डायग्राम ड्रा करना है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हाईलाइट कर लेना है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को केवल नाम लिख करके छोड़ देना है। उसके बाद आप पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है, पी के आकार की होती है, ये 2 पार्ट में बटी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आप चले आएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ आप सभी लोग लिखना शुरू करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है और इसका हाइपोथैलेमस से रिलेशन बताएंगे। हाइपोथैलेमस वाला डायग्राम बनाएंगे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इनसे निकलने वाले हार्मोन्स का चार्ट बनाएंगे। 2 पेज आपका फिनिश हो जाएगा। जी, बताने की कोशिश करिएगा। अब यहां से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, टेल मी फास्ट। यहां से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, बताने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं सभी लोगों से हैंडल हो जाना चाहिए। जी, बात करते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अपनी कॉपी में हेडिंग करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी कॉपी में हेडिंग करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब क्वेश्चन बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूछता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब प्रश्न बनता है तो आपसे कहता है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज जी, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज, क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ एटीपी सिंथेसिस, बिकॉज ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी की सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? इसे हम सभी लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ड्यू टू, ये किसके द्वारा करता है? तो आप बताएंगे सर ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस करता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ही आप बताएंगे एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ कि ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस करता है। जी, एटीपी की सिंथेसिस करता है। वैसे आप जानते हैं एटीपी की सिंथेसिस, आप सभी को पता है कि एटीपी की सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में भी होती है जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है जब लाइट रिएक्शन होती है। कभी आपसे पूछ ले कि एटीपी की सिंथेसिस कहां कहां होती है, तो आप यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तब एटीपी की सिंथेसिस होती है। लेकिन एटीपी की सिंथेसिस तो और जगह होती है। हमने आपसे बताया था कि डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस होती है जब ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। हमने आपसे बताया था कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने आपसे बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में भी फोटो जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है। हमने आपको तीनों जगह बताया है कि एटीपी की सिंथेसिस कहां कहां होती है। और क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, आपको याद होगा जब फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था तो एक टर्म पढ़ा था फोटोफास्फोरिलेशन, जो अर्नॉन ने दिया था, फोटोफास्फोरिलेशन, याद आया, आर्नन ने दिया था। और इस फोटोफास्फोरिलेशन में क्या होता है, फोटोफास्फोरिलेशन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। यहां पर भी एटीपी बनती है, कब बनती है, लाइट रिएक्शन में बनती है। आप बताएंगे याद होगा सर, लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रही थी, क्लोरोप्लास्ट में बन रही थी, उसे हम सभी लोग फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहां होता है, आप बताएंगे सर, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ईटीएस चलता है। इस ईटीएस में भी क्या होता है, इस ईटीएस में एटीपी बनती है। तो यहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा होती है। ये बात आपको याद रखना है। तीसरा हमने आपको बताया था एटीपी की सिंथेसिस कहां होती है, डायरेक्ट आपको बताया था, डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस को हम सभी लोग एक नाम से जाने थे, एसएलपी, याद है, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कहां होता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, तो यहां पर भी क्या होती है, यहां पर भी एटीपी की सिंथेसिस होती है, यहां पर भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस 3 जगह होती है, ये अपने ब्रेन में संभाल करके अच्छी तरीके से रखना है। एटीपी की सिंथेसिस यहां भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यहां पर भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो हमने ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जहां जरूरत पड़ेगी आप इस मैटर को उंडेल देंगे। जहां पर आपको लगेगा कि इसको पूछा गया है, एटीपी सिंथेसिस के बारे में पूछा गया है, तो 3 चीजें आपको याद रहेंगी और आप अच्छी तरीके से इन तीनों चीजों को प्रोड्यूस कर देंगे। और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। जी, सभी लोग थंब अप करके इशारा कर रहे हैं, मतलब अच्छा समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। जी, तो ये बातें क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे क्वेश्चन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ड्रा इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें और इसके फंक्शन को लिखें। तो आप सभी लोग इसके फंक्शन को भी लिखेंगे और सेल बायोलॉजी के जो भी टॉपिक होंगे उनके एक मतलब कंक्लूजन के तौर पर एबनॉर्मलिटीज लिखेंगे। जैसे हमने लाइसोसोम पढ़ा था, तो एबनॉर्मलिटीज में उसमें कुछ डिजीज आई थी, उसको आपको शो करना है एबनॉर्मलिटीज के नाम से। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिजीज आएंगी, उनको भी शो करना है। पहले एक बार आप इसको डिटेल में देख लीजिए, जिससे क्वेश्चन कट करने में आसानी हो, कि अगली क्लास में, जब हम अगली क्लास में कल सुबह आए तो आपको क्वेश्चन कट करके लिखना बता दें कि किस तरीके से लिखना है। तो ये बातें आपको क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर।
समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 100 to 1000 पर सेल हो सकती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 100 to 1000 पर सेल। ये 100 से 1000 पर सेल हो सकते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। इसका क्या होता है? इसका अपना डीएनए होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 100 to 1000 पर सेल। इट हैज इट्स ओन डीएनए, सो इसका अपना डीएनए होता है जी, इसका अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसे हम सभी लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, इसे हम सभी लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, दैट इज सम प्रोटीन फॉर्म्ड सेल्फ। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है दैट इज सम प्रोटीन्स फॉर्म्ड सेल्फ। ये कुछ प्रोटीन खुद से बनाता है। सम प्रोटीन फॉर्म्ड सेल्फ, ये कुछ प्रोटीन खुद से बनाता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, तो ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। दैट इज सम प्रोटीन्स फॉर्म्ड सेल्फ एंड सम प्रोटीन रिक्वायर्ड, एंड सम प्रोटीन और कुछ प्रोटीन इसको रिक्वायर्ड होती हैं। सम प्रोटीन रिक्वायर्ड, और इसको कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड। दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस। ये इसे न्यूक्लियस से इंपोर्ट कर लेता है। तो आप इसे बताएंगे कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होता है। अगर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 फैक्ट आप तक पहुंचे। इसे हम सभी लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज एटीपी की सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये बात क्लियर। दूसरी बात आपकी क्लियर हो गई कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो 100 से 1000 नंबर तक पर सेल हो सकते हैं। इसका अपना ओन डीएनए होता है। फिर यहां पर सवाल उठता है कि अपना ओन डीएनए होता है तो ये कुछ जो है क्या करता है, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस खुद कर लेता है और कुछ प्रोटीन इसको दूर से, बाहर से चाहिए, जो कि हमारा न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन इंपोर्ट करके कहां आती है? माइटोकॉन्ड्रिया में आती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। सेम सिचुएशन क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। तो इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? इसके डीएनए के लिए नहीं कहते, बल्कि ये कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है, कुछ प्रोटीन बाहर से इंपोर्ट कर लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। और आशा करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि इसे हम सभी लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बाहर से कुछ प्रोटीन को इंपोर्ट कर लेता है। प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, याद रखिएगा, प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो प्रोटीन आती हैं इज पोस्ट ट्रांसलेशनल, इज पोस्ट ट्रांसलेशनल। एक बहुत अच्छी बात है, पोस्ट ट्रांसलेशनल। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल होती है, मतलब ये पूरी तरीके से रेडी प्रोटीन आती है। दूसरे सेल ऑर्गेनेली के पास जो प्रोटीन जाती हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल नहीं होती।
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो प्रोटीन आती हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं मैच्योर प्रोटीन होती, मैच्योर प्रोटीन होती है। बाकी सेल ऑर्गेनेली के पास ये मैच्योर प्रोटीन नहीं जाती हैं। प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया इज पोस्ट ट्रांसलेशनल। ये कैसी होती हैं? ये पोस्ट ट्रांसलेशनल होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री because mitochondrial proteins are synthesized, ये synthesized होती हैं, synthesized on free cytoplasmic ribosome, on free cytoplasmic ribosome, ये फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पर सिंथेसाइज्ड होती है, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पर ये सिंथेसाइज्ड होती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप सभी लोगों का क्लियर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने लगभग 4 पॉइंट लिखे और ये चारों पॉइंट आपके काफी इंप्रेसिव पॉइंट हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये बातें लिख रहे हैं शायद वो कोई लिखे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा तो फट से शुरू हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इन्होंने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसको पावर हाउस कहते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करता है, फट से वो स्ट्रक्चर बना देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं किए। आपने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को आपने डिस्कस किया। आप आगे चल करके बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। आपने उसके नंबर के बारे में बात की, आपने उसके डीएनए के बारे में बात की, आपने उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली का दर्जा दिया और उसके बारे में आपने समझाया। साथ में आपने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि इसमें जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल होती है। ये बताने वाले आप स्टूडेंट होंगे जो ये बात बताएंगे। तो यही तो इंप्रेसिव बनाएगा आपको कि आपके मैटर कहां से आ रहे हैं, आपकी थिंकिंग कहां से आ रही है, आप कहां से सोच करके लिख रहे हैं। अब यहीं पर आप छोटी सी बात माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन। आप यहीं पर थोड़ी सी बात ऐड करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की बात कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन। इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के लिए एक थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी अगर आप डिस्कस करेंगे जी, द थ्योरी इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी दी गई थी जी। एक्सप्लेन्ड माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन, द थ्योरी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी एक्सप्लेन्ड माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन को बताने वाली थ्योरी कौन सी थी? आप वहां पर जब अंडरलाइन करेंगे तो ये आपको दूसरे से अलग बनाएगा। इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी थी जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के बारे में बात करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के बारे में बात करने वाली थ्योरी है जिसे हम सभी लोग इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी कहती है कि प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल थे, प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल थे। ये थ्योरी कहती है कि प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल थे जी। ये थ्योरी कहती है कि प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल, प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल में क्या होता है? प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल में एनर्जी कम होती है। प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल में क्या होता है? एनर्जी कम होती है जी। रेसिस्ट मोर टू एनवायरनमेंट, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत शो करते हैं। रेजिस्ट मोर इन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं। रेजिस्ट मोर इन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल हैं, इनके पास एनर्जी कम होती है। जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट सेल है, और प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोट सेल है, और प्रोकैरियोट सेल में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जो यूकैरियोट सेल होती हैं उसमें एनर्जी कम होती है, प्रोकैरियोट सेल में एनर्जी ज्यादा होती है जी। तो प्रिमिटिव यूकैरियोट ने क्या किया? ये ज्यादा एनवायरनमेंट में रजिस्ट करती हैं, तो इन्होंने क्या किया? इनगल्फ प्रोकैरियोट सेल, इसने प्रोकैरियोट सेल को इनगल्फ कर लिया। तो इसने क्या किया?
ये बड़ी साइज में थी, इसने जो है प्रोकैरियोट सेल को इनगल्फ कर लिया, इसने प्रोकैरियोट सेल को खा लिया, लाइक दिस, इनगल्फ प्रोकैरियोट सेल। इसने क्या किया? इनगल्फ प्रोकैरियोट सेल। इन्होंने, ये यूकैरियोट सेल ने इनगल्फ प्रोकैरियोट सेल, इसने प्रोकैरियोट सेल को इनगल्फ कर लिया। और एक कंडीशन आई कि इसने इनगल्फ करके एक ये सेल बना दी। ऐसा इनगल्फ किया कि इनगल्फ करके इसने एक सेल बना दी। ये इनगल्फ किया, ये बाहर की लेयर है, ये इसके अंदर की लेयर है, और ये सबसे अंदर की लेयर है, ये प्रोकैरियोट सेल है, लाइक दिस। इस तरीके से एक सेल बन गई, इस तरीके से एक सेल बन गई जी। इस तरीके से क्या बना? इस तरीके से एक सेल बन गई। इस स्ट्रक्चर को कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर था, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहा गया, अंदर का स्ट्रक्चर, दिस वाज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। क्या कहा गया? इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। अब इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाएंगे, दिस, और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर, लाइक दिस। इसे कहा गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसे कहा गया आउटर मेम्ब्रेन, और इसे कहा गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसे कहा गया इनर मेम्ब्रेन, इसे कहा गया आउटर मेम्ब्रेन। अब आप इस डायग्राम को देखें गौर से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये किस ओरिजिन की है? यूकैरियोटिक। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूकैरियोटिक ओरिजिन। ये यूकैरियोटिक ओरिजिन की है ना, दिख रहा है कि नहीं? यूकैरियोटिक ओरिजिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहर की लेयर है, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? इसे हम सभी लोग बोलते हैं कि इसकी ओरिजिन यूकैरियोटिक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी ओरिजिन जो है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसे आप लिख लेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की है। इसकी ओरिजिन कैसी है? इसकी ओरिजिन प्रोकैरियोटिक। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ओरिजिन कैसी है? इसकी ओरिजिन प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पर एक बात आपको याद रखना है जी, यूकैरियोट सेल ने क्या किया? यूकैरियोट सेल ने प्रोकैरियोट सेल को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। इसी को बोलते हैं इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के नाम से इसी थ्योरी को जानते हैं। और इसी से बात ये पता चलती है, इसी से ये बात पता चलती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक ओरिजिन की है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की है। तो ये बात आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि इसकी ओरिजिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नेचर में रखी गई। डन है? सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा, और उम्मीद करते हैं ये इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी आगे अब आपको क्या एक्सप्लेन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है, इसमें जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है। ये और बताता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है। और ये किसकी ओरिजिन का होगा? आप बताएंगे सर, जब प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ये है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम भी, ये भी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का होता है। इसमें पाया जाने वाला राइबोसोम वो भी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का होता है। तो ये लाइन आपको लिख करके बताना है, इसमें इस लाइन को एलाबोरेट करना है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम शोज सीक्वेंस सिमिलरिटी। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम shows sequence similarities लिख सकते हैं ना कि इसका जीनोम जो है सीक्वेंस सिमिलरिटीज विथ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से, और कौन से बैक्टीरिया? सीक्वेंस सिमिलरिटीज विद
रिकेट्सिया प्रोवेजिकाई। जी, रिकेट्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप होंगे जो लिखेंगे रिकेट्सिया। जी, रिकेट्सिया प्रोवेजिकाई, प्रोवेजिकाई, रिकेट्सिया प्रोवेजिकाई, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसका जीनोम जो है वो बैक्टीरिया की तरह होता है। जी, अदर्स क्लोरोप्लास्ट। जी, बैक्टीरिया, अदर इज क्लोरोप्लास्ट। और किसकी तरह होता है? सिमिलरिटी विथ रिकेट्सिया प्रोवेजिकाई, अदर इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की तरह भी होता है, एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की तरह होता है। तो इसका जीनोम कैसा होता है? इसका जीनोम भी जी बैक्टीरिया की तरह होता है, और आप बताएंगे खास करके क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम 70s, सो वी कैन से इट इज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज 70s। ये कैसा होता है? ये 70s होता है। सो वी कैन से इट इज, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। ये कैसी ओरिजिन का है? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसी हुई है? ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है। बिकॉज यही लिख देंगे, यूकैरियोट 80s, प्रोकैरियोट 70s। यूकैरियोट में 80s राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है। कैसा होता है? 70s राइबोसोम होता है। एक बात यहीं पर ऐड कर सकते हैं, इन ह्यूमन, मनुष्य में, इन ह्यूमन, मनुष्य में, इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में 55s राइबोसोम होता है। 55s राइबोसोम, 55s राइबोसोम होता है। तो इतनी बातें जो आप बताएं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं। उम्मीद करते हैं कि अगर ये बातें आप एग्जाम में बता पाएं तो मुझे लगता है कि आपकी अलग से कॉपी होगी। इतनी बातें जी ये आपको डिफरेंशिएट करेगी, अलग बनाएगी, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये यहां तक का बात हुई। अब आप सभी लोग हेडिंग कर लेंगे स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल मॉर्निंग की क्लास में। इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे लिखना है उसके बारे में आपको आइडिया देंगे। आज तक आपने रॉड शेप वाली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पढ़ी है, लेकिन कल की क्लास में हम आपको ये रॉड शेप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बल्कि जिस तरीके से इसकी ओरिजिन हुई है, जिस तरीके से इसकी ओरिजिन हुई है, इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने वाले हैं। कल हम सभी लोग इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने वाले हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जब आप कॉपी में बनाएंगे और इसका अच्छी तरीके से नाम लिखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको क्या बताएगी कि इस बच्चे ने, लगता है कि बहुत ही अच्छे ऑथर की बुक यूज किया है। इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर देखो कौन प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं पोरिन्स। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स। जी, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स। क्या काम होता है पोरिन्स का? जब हम सभी लोग इन सभी चीजों के बारे में सीखेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा कि अल्फा शीट वाली प्रोटीन कौन होती हैं, बीटा शीट वाली प्रोटीन कौन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाले कौन कौन सी डिजीज हैं, इनके बारे में जब जानेंगे तो आपके पास एक फुल मैटर पहुंचेगा। और उसके बाद कल हम सभी लोग ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाले क्वेश्चन को एक आपको लिख के दिखाएंगे, और एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आपको लिख कर दिखाएंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।